So hello students, welcome to Dikshant Subtech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the 10th part of your first biology chapter which name is Fundamental Unit of Life or just a cell. Student, आप लोग का स्वागत है इस दीक्षांत सबटेक के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके पास ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर है इसके 10th पार्ट को लेके यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग इस 10th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हम लोग टोटल 9 पार्ट के बारे में 9 पार्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ाई कर चुका है। और जो हम लोग अभी अभी ख़त्म किए थे हम लोग का जो अपना 9th पार्ट था, इस 9th पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। तो इस 9th पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अपने सेल ऑर्गेनेल्स जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ER यानी कि अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह के ER के बारे में पढ़ा था। पहला था RER और दूसरा था SER। RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा था हमारा वो था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हम लोग दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे। पहला था आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ इनके फंक्शन के बारे में, इन दोनों चीज के बारे में पढ़े थे। इस ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खत्म करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि राइबोसोम्स के बारे में पढ़े थे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए आज हम लोग इस 9th पार्ट में स्टार्ट करते हैं अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, यानी नेक्स्ट या राइबोसोम के बाद हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा तीसरा होगा गोल्गी एपेरेटस या जिसको हम लोग गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडीज या गोल्गी आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके नेचर या उसके अकरेंस के बारे में समझेंगे, फिर उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा गोल्गी एपेरेटस होता है वो किस चीज से बना होता है। तो अब पहली बात तो ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेट होता है। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक सेट होता है। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी अलग अलग कंपोनेंट का सेट होगा। तो ये किस किस कंपोनेंट्स के सेट होते हैं, तो ये आपके फ्लूइड से भरे हुए वेसाइकल्स के सेट होते हैं, ये आपके वैक्यूल्स के सेट होते हैं और आपके फ्लैटेंड सिस्टर्ने के सेट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्लोज्ड सेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके से आपके सेट होते हैं, ये आपका वेसाइकल्स का सेट होता है, ये दूसरा आपका वैक्यूल्स का सेट होता है। ठीक है, ये वैक्यूल्स का सेट होता है और ये आपके फ्लैटेंड सिस्टर्ने के सेट होते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स को मिला के हमारा बना होता है कौन, गोल्गी एपेरेटस। अब इस सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर का एक खास बात ये है कि सिस्टर्ने आर यूजुअली स्टैक्ड टुगेदर, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं पैरेलल तरीके से। आपको हम दिखा दें, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आपका एक डायग्राम है गोल्गी एपेरेटस का, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपका एक सिस्टर्ने है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टर्ने है, इसके नीचे वाला दूसरा सिस्टर्ने हो गया। ठीक है, इसके नीचे वाला तीसरा सिस्टर्ने हो गया। ऐसे करके ये लग रहा है कि एक सिस्टर्ने के ऊपर एक सिस्टर्ने, उसके ऊपर एक सिस्टर्ने, यानी कि सिस्टर्ने के और सिस्टर्ने को एक दूसरे के ऊपर रख के एक स्टैक बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपेरेटस का सिस्टर्ने वाला पार्ट होता है वो स्टैक्ड फॉर्म में रहता है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल तरीके से प्लेस्ड किए गए फॉर्म में रहते हैं। कौन, ये हमारा सिस्टर्ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो गोल्गी एपेरेटस होता है वो आपका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। किसके पास, न्यूक्लियस। किस सेल में, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास से आपका ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है और उस न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस को लेके रिसीव करके और सेल मेम्ब्रेन या आपके इंटरनल सेल के रीजन में क्या करता है, प्रोवाइड कराता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कौन, ये गोल्गी एपेरेटस। नेक्स्ट
The plant cell contains many freely distributed subunits of Golgi apparatus called dictosomes। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एनिमल सेल का, या अगर हम बात करें प्लांट सेल का, तो एनिमल सेल में जो आपका ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के पास से ये आपका कनेक्टेड होगा, और ये आपके जो ये सिस्टर्ने हैं ये आपके कहाँ पे आके ओपन होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ओपन होते हैं। ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, ये आपका हो गया गोल्गी apparatus, ये हो गया गोल्गी apparatus, और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका गोल्गी apparatus दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके न्यूक्लियस के पास से एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, जो न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस को रिसीव करके आपके सेल मेम्ब्रेन या आपके इंटरनल सेल में क्या करे, प्रोवाइड करे। तो ये आपके एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में ये जो आपके गोल्गी apparatus होते हैं, ये सब यूनिट्स के फॉर्म में जहां तहां क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम्स के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपका कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus कॉल्ड डिक्टोजोम्स के नाम से हम इनको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने गोल्गी apparatus के बारे में नेक्स्ट बात हमको क्या जानना है कि सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द स्टैक called cis face of the Golgi. They are budded off as vesicles at the other face of Golgi apparatus called trans face of Golgi। कह रहा है कि ये जो आपका सिस्टर्ने है, ये सिस्टर्ने आपका एक साइड से न्यूक्लियस के पास आपका ओपन होता है, और दूसरी साइड से ये आपके सेल मेम्ब्रेन के पास से ये आपके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अगर देखिए इस सिस्टर्ने का बात करें, अगर हम इस सिस्टर्ने का बात करें तो ये सिस्टर्ने का दो फेस, ठीक है, एक आपका इधर ये वेसाइकल्स वाला फेस, देखिए ये आपकी सब क्या है, वेसाइकल्स है, ये सब क्या है, वेसाइकल्स है। तो सिस्टर्ने जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस के पास, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सिस्टर्ने आपका जिस पोजीशन में न्यूक्लियस से कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर आपका ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको ये मान लीजिए कि ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये गोल्गी apparatus यानी कि सिस्टर्ने जिस पोजीशन में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ओपन होता है उसको हम लोग ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज के नाम से जानते हैं, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो फिर समझिए कि आपका सिस फेज क्या होता है और आपका ट्रांस फेज क्या होता है। देखिए सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द स्टैक कॉल्ड सिस फेस और गोल्गी, यानी कि सिस्टर्ने जिस डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियस के पास नेटवर्क का फॉर्मेशन किया रहता है उसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। और दे आर बाउंडेड ऑफ एज वेसाइकल्स एट द अदर फेस। अब वेसाइकल्स के फॉर्म में यही सिस्टर्ने अपने दूसरे साइड में आपके क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जिसको हम लोग ट्रांस फेज के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांस फेज जो होता है ये किधर ओपन होता है, तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड ओपन होता है। और ये सिस फेज जो होता है ये आपके न्यूक्लियस के टुवर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो हम पिक्चर दिखाए, यहाँ पे जो डायग्राम बनाए थे आपका ये न्यूक्लियस का, तो ये आपका क्या है, सिस फेस है, ये क्या है आपका सिस फेस है, और ये क्या है आपका ट्रांस फेज है, ये क्या है ट्रांस फेज है। अब कोई भी सब्सटेंस अगर ये न्यूक्लियस, मान लीजिए कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है या किसी भी चीज का सिंथेसिस कर रहा है, तो कोई सब्सटेंस इस न्यूक्लियस से निकलेंगे और इस सिस फेस में क्या होंगे, जाएंगे, और सिस फेस अपने अंदर क्या करेगा, उस सब्सटेंस को स्टोर करेगा। देन इस सिस्टर्ने के रास्ते उसको मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा, और पैकेज मॉडिफाई करने के बाद इस ट्रांस फेज के रास्ते वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, या तो सेल के अंदर बाहर निकालेगा या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गोल्गी apparatus जो है ये हमारे न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस को लेते हैं, लेने के बाद ये क्या करते हैं, उसको पहले तो सिस फेस में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद अपने इस सिस्टर्ने के हेल्प से उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद वो क्या करते हैं, सीधे अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो आपके सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास उसके सेल से बाहर निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू वो अपने फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है।
अब बात आई फंक्शन की, तो हमको ये जानना है कि इस गोल्गी apparatus का फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने गोल्गी apparatus के फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फंक्शन है गोल्गी apparatus का वो है सिक्रेट करना, सिक्रेटरी का फंक्शन है, जिसमें वो सब्सटेंसेस को तो पहले स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसको मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद उसको क्या करेगा, पैक करेगा, और पैक करने के बाद उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यानी कि अगर उसका मेन काम ये है कि वो रिसीव करेगा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि उसका मेन काम है सेक्रेटरी का सिक्रेट करने का। ठीक है, अब देखिए यहां बताया कि गोल्गी apparatus जो है ये आपका एक स्टेशन के थ्रू, एक असेंबली के थ्रू, एक वे स्टेशन के थ्रू क्या करता है, पहले वो स्टोर करता है, फिर उसको पैक करता है, और पैक करने के बाद वो क्या करता है, उसको सिक्रेट करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हमको जानना है कि इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स व्हिच कंटेन सेलुलर सेक्रेशन एंजाइम्स दैट इज एंजाइम सेलुलर प्रोटीन्स। देखिए जब भी उसको क्या करना होगा, किसी चीज को सेक्रेट करना होगा, बाहर निकालना होगा, तो वो जिस फॉर्म में भी आपके ये न्यूक्लियस से लेगा, लेने के बाद उसके चारों तरफ वो एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और जिस सब्सटेंस को उसको निकालना है बाहर, चाहे वो उसको सेल से बाहर निकालना हो या अपने अंदर से बाहर निकाल के साइटोप्लाज्म में डालना हो, वो वैक्यूल्स, इनक्लोज्ड वैक्यूल्स के फॉर्म में या इनक्लोज्ड वेसिकल्स के फॉर्म में अपने अंदर से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये जो आपके सब्सटेंस के चारों तरफ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा या वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा, इट शोज दैट कि वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है सब्सटेंस को, वो पैक कर रहा है सब्सटेंस को, एंड देन वो अपने बॉडी से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, चलिए गोल्गी apparatus के बारे में बताया गया कि गोल्गी apparatus also involved in the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes। गोल्गी apparatus जो है ये हमारे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था, कुछ आपका नॉलेज था किसके बारे में, गोल्गी apparatus के बारे में, कि गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोल्गी apparatus दिखते कैसे हैं, गोल्गी apparatus के कौन कौन से आपके कंपोनेंट है जिससे वो कंसिस्ट होता है, साथ ही साथ इस गोल्गी apparatus का जो फंक्शन है वो क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लाइसोसोम्स के बारे में। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इनके नेचर और इनके अकरेंस के बारे में समझेंगे। तो लाइसोसोम्स जो है वो एक सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म तरीके से, इवनली तरीके से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो एक छोटा टाइनी स्फेरिकल स्फीयर के शेप में सैक लाइक यानी कि पाउच लाइक आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट, ये जो लाइसोसोम्स हैं, इन हर एक लाइसोसोम्स के पास अपना एक छोटा छोटा क्या होता है, वेसिकल्स होता है। किससे सराउंडेड होता है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, एंड कुछ पावरफुल एंजाइम्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जितने भी आपके लाइसोसोम्स होते हैं वो सारे लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, एक वेसिकल होता है। जो वेसिकल किससे, आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा, एक लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, और उनके अंदर चूंकि वेसिकल है तो स्पेस होगा तो कुछ ना कुछ कंटेन करेंगे, तो उनके पास वेसिकल होता है, तो और वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है ताकि चीजें हमारी अंदर से बाहर बिना मतलब का अपने मन से ये क्या करे, बाहर ना निकल पाए। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर कुछ पावरफुल एंजाइम्स जो हैं, जो चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ये पावरफुल एंजाइम्स जो है उस वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, कंटेन किए जाते हैं। These enzymes are capable of digesting और breaking down all organic materials। अब ये जो एंजाइम हमारा लाइसोसोम्स कंटेन करता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, ये किस लिए कंटेन करता है। तो लाइसोसोम्स के द्वारा जो आपका वेसिकल्स के अंदर जो आपका एंजाइम्स कंटेन किए जाते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का, या आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन का। तो ब्रेकडाउन को हम लोग डाइजेशन का नाम देते हैं। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके डाइजेशन या उनके ब्रेकडाउन के लिए यही लाइसोसोम्स रिस्पांसिबल होते हैं। और इस लाइसोसोम्स के वेसिकल्स के अंदर जो आपका एंजाइम्स स्टोर होता है, जो एंजाइम्स आपका प्रेजेंट होता है, यही एंजाइम्स क्या करते हैं, उस तरह के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं।
अब लाइसोसोम्स जो है ये आपका, या लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो है ये किससे बने होते हैं? तो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो है वो आपके RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ था आपके लाइसोसोम्स के नेचर के बारे में, लाइसोसोम्स की ऑकरेंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा कि चूंकि इसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर आपका क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स के अंदर आपके वैसे सब्सटेंस प्रेजेंट है जो ब्रेक डाउन के लिए या डाइजेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लाइसोसोम्स सर्व एज ए इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हैंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। लाइसोसोम्स जो हैं वो हमारे एक सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारे सेल के अंदर कोई प्रोटीन है, कोई फूड है, या कोई भी आपका फॉरेन मटेरियल है जो आपका सेल के बाहर से अंदर चला गया है, तो उसके डाइजेशन के लिए, उसके ब्रेकडाउन के लिए आपके यही सेल ऑर्गेनेल्स यानी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि आपके सेल के अंदर का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लाइसोसोम्स की क्या करता है, सर्व करता है। इसी कारण से इस लाइसोसोम्स को हम लोग आपके डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब they destroy any foreign material which enter the cell such as bacteria and virus. In this way they protect the cell from bacterial infection. ये एक इंपॉर्टेंट काम ये भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सेल है, और ये सेल का क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से मान लीजिए बैक्टीरिया अंदर चला गया, ठीक है, या वायरस अंदर चला गया, तो ये बैक्टीरिया या वायरस क्या करेंगे, इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन सेल के अंदर जो हमारा लाइसोसोम्स है या उसके जो एंजाइम्स है वो इस बैक्टीरिया और वायरस के अंदर आने के बाद इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और इनको डिस्ट्रॉय करके डाइजेस्ट करके सेल से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरस इन्फेक्शन से क्या करने का, बचाने का, और ये लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लाइसोसोम्स जो है वो आपके सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस या फूड को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। आपके सेल के अंदर जो आपके वर्न आउट सेल हैं, जो आपका क्या हो गया, आपका बिल्कुल वर्न हो गया है, आपका टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, या ऐसे सेल जो पुराने हो चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा इनको डाइजेस्ट करता है और इनको सेल से बाहर निकाल के वहां पे नए ऑर्गेनेल्स का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो जो आपके सेल के अंदर वर्न आउट आपके पार्ट होते हैं या जो पुअरली वर्किंग आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको सेल के अंदर डाइजेस्ट करके बाहर निकालने का काम इसी लाइसोसोम्स का होता है, और वहां पे नए रिप्लेसमेंट होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स के। अब देखिए, जब आपका सेल के स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब सेल में डैमेज होता है, जब सेल आपका डैमेज होता है, तो डैमेज होने के टाइम लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। समझिएगा, जब सेल आपका डैमेज होता है, तो जब सेल में डैमेजिंग होता है तो उसके अंदर के लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर के जो एंजाइम्स है वो पूरे सेल के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के चलते खुद लाइसोसोम्स को क्या करते हैं, जिससे वो निकले हैं उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइसोसोम्स को ही खत्म कर देते हैं, उसी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ऐसा बैग जिसके अंदर के सब्सटेंस उस बैग को ही क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। कब, जब आपके सेल में डैमेजिंग होगा, जब सेल स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे तो उस वक्त सेल डैमेज होगा, और जब सेल डैमेज होगा तो लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, और जब लाइसोसोम्स फट जाएंगे तो इनके अंदर का एंजाइम्स जो है वो सेक्रेट हो जाएगा, फैल जाएगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, खुद इस लाइसोसोम को ही क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण ये जिसको रखा है वही इसको बर्बाद कर रहा है। इसीलिए हम इस बैग को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ फंक्शन था किसका, लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स के नेचर के बारे में समझा आपने, लाइसोसोम्स के अकरेंस के बारे में समझा आपने, और लाइसोसोम्स के फंक्शन के बारे में भी आपने समझा। अब नेक्स्ट हम लोग को जानना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नेचर, माइटोकॉन्ड्रिया के अकरेंस और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में समझता है। तो
सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के नेचर के बारे में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, ये आपके एक छोटे बॉडीज होते हैं, टाइनी बॉडीज होते हैं जो अलग अलग शेप में आते हैं। ये सिलिंड्रिकल शेप में भी आते हैं, रॉड शेप्ड शेप में भी आते हैं, स्फेरिकल शेप में भी आते हैं। साइज इसका 0.2 mm से 2 mm तक क्या करता है, वेरी करता है, और ये आपके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। पहले ये आपका बेसिक नॉलेज जानिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटे साइज के अलग अलग शेप में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनलेस होते हैं, और वो अलग अलग शेप क्या क्या हो सकता है, तो वो आपका डिफरेंट शेप सिलिंड्रिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। वो डिफरेंट साइज आपका 0.2 mm से 2 mm तक क्या करता है, वेरी कर सकता है, और ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हर एक माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं ये आपके डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं वो आपके डबल इन मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, आपके बाउंडेड होते हैं, इन्वेलप होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो तो पोरस होता है। पोरस का मतलब कि ये चीजों को एब्जॉर्ब करके अंदर भेजने के या अंदर से चीजों को एब्जॉर्ब करके बाहर भेजने की कैपेबिलिटी को रखता है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो तो पोरस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है ये आपका बहुत सारे फोल्ड्स में क्या होते हैं, थ्रो होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स में इसका बनावट होता है, जिसका एरिया जो होता है वो बाहर के मेम्ब्रेन से बहुत ही ज्यादा गुना क्या होता है, आपका बड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि अगर फोल्ड्स में होंगे तो फोल्ड्स में होने के बाद ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आपके बाहर के आपके मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि बाहर में मेम्ब्रेन जो है वो आपका क्या है, एक पोरस नेचर का है, और अंदर वाला जो आपका मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग नेचर का है। फोल्डिंग नेचर होने के चलते इनका साइज क्या होता है, बाहर वाले मेम्ब्रेन से क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके फोल्ड्स होते हैं यानी इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं इसको हम लोग क्रिस्टे के नाम से जानते हैं, और इनके बीच में, ठीक है, और इनके बीच में क्या होते हैं, आपके कुछ डॉट होते हैं, कुछ स्टडेड होते हैं, और यानी कि राउंड शेप में आपको दिखते हैं। इनको हम लोग F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका शेप है वो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इन्वेलप के द्वारा आपका होता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन का आपका इन्वेलप होता है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डिंग नेचर में होता है, और ये फोल्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। और उस फोल्ड्स के अंदर कुछ स्मॉल डॉट्स होते हैं, कुछ स्मॉल राउंडेड बॉडीज होते हैं, जिनको हम लोग F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से आप लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द इनर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ ए प्रोटीनेशियस जेल मैट्रिक्स which contains a few small sized ribosomes, a circular DNA molecules and phosphate granules। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का इंटीरियर कैविटी होता है, यानी अंदर का जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो इंटीरियर कैविटी होता है वो आपके कुछ प्रोटीनेशियस यानी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जिसमें आपका कुछ स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, और आपका फॉस्फेट ग्रेनुअल, फॉस्फेट का मतलब कि PO4 फॉस्फोरस ऑक्सीजन से मिला हुआ हमारा ये ग्रुप होता है। तो PO4 के ग्रेनुअल्स को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं। किसको कंटेन करते हैं, आपके स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स को, सर्कुलर डीएनए को, और फॉस्फेट ग्रेनुअल्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, एंड रेड ब्लड सेल यानी मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं इनमें ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड आरबीसी ऑफ द मैमल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक पिक्चर दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे बात करेंगे। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस नेचर का होता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग नेचर का होता है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं ये आपके एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फोल्डिंग नेचर के होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपका होता है आउटर चेम्बर, ये क्या होता है, आउटर चेम्बर।
अब ये आपका हमारे जो सिस्ट्रे है यानी जो फोल्डिंग पार्ट है उसके अंदर के पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इनर चेंबर। इस इनर चेंबर में यहाँ पे आपका क्या होता है, मैट्रिक्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मैट्रिक्स मौजूद होता है। और वो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कंटेन किए रहता है, तो कुछ राइबोसोम, ठीक है, क्या कंटेन किया रहता है, तो राइबोसोम। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है, ये राइबोसोम दिख रहा है। दूसरा ये क्या कंटेन करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपको चैन शेप का क्या दिख रहा है, आपको डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहा है। और तीसरा ये क्या कंटेन करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब मिलाजुला के जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट है, राइबोसोम है, ठीक है, वो छोटे छोटे बॉडीज के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग F1 पार्टिकल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको F1 पार्टिकल्स जो है वो दिखाई दे रहा है। तो सब मिलाजुला के ये आपका एक लॉन्गिट्यूडनल कट है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल पार्ट को अच्छे तरीके से दिखा दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि माइटोकॉन्ड्रिया ही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी हमारे सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमको एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, हमको एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वो आपका फाइनल कहाँ पे होता है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए फाइनल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होता है, शुरुआत आपका साइटोप्लाज्म से होता है, अंत जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कैसे, मान लीजिए कि आपने क्या किया, किसी फूड को इनटेक किया, ठीक है, तो वो फूड मान लीजिए कि आपका फूड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज से क्या बनेगा, आपका एनर्जी बनेगा। लेकिन ये ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लूकोज सबसे पहले इस ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीडाइज होगा, और ये चेंज होगा आपका पायरुवेट में, यानी कि पायरुविक एसिड में। ये एक आपका एसिड है पायरुविक एसिड। और ये जो काम होते हैं ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, ये काम आपका होता है साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। फिर ये दोबारा ये जो पायरुवेट होता है, आपका पायरुवेट होता है, ये फिर ऑक्सीडाइज होता है, फिर आपका ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, देन ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबाइन होगा, देन ये कन्वर्ट होगा किसमें, एनर्जी में। और ये जो साइट है एनर्जी का, यानी कि हमारा पायरुवेट का आपका जो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो पायरुवेट आपका जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, वो आपका साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चूंकि एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आगे हम लोग को मिलेगा। देखिए अब ये जो आपका एनर्जी होता है, ये एनर्जी जो है वो आपका एक ग्रुप होता है, एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है इसी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई का मतलब होता है 3, और फॉस्फेट का मतलब कि PO4, यानी ऐसा ग्रुप, ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 PO4 मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, 3 PO4 आपके फॉस्फेट ग्रुप को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो ये आपका 3 PO4 फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, कंटेन करता है, इसीलिए इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी जो है वो जनरली आपका एनर्जी कैरियर होता है या एनर्जी करेंसी होता है आपके सेल के लिए, यानी यही एटीपी के अंदर आपका क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। तो जब भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये इसी एटीपी को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसमें से एनर्जी निकाल के और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, अपने ग्रोथ को पूरा करता है, अपने रिपेयरिंग को पूरा करता है, या अपना जो भी उसका रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, उसको क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। चलिए, it is common cellular fuel, it is used to drive numerous energy required process of the cell. The body of an organism uses the energy stored in the ATP। देखिए
ये आपका जो सेल का कॉमन आपका सेलुलर फ्यूल है। फ्यूल इसलिए है कि इसी को ब्रेक करके सेल एनर्जी का क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और एनर्जी के रिक्वायरमेंट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सिर्फ सेल ही नहीं, हमारा बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म्स का जो बॉडी है वो इसी एटीपी में स्टोर हुए एनर्जी का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहला सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस में, केमिकल कंपाउंड के ब्रेकडाउन में, केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, इस एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें, या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में, लिपिड के सिंथेसिस में, इन सब के सिंथेसिस में क्या होता है, इसी एटीपी में मौजूद जो आपका एनर्जी है, स्टोर है, इसी स्टोर एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है। दूसरा, ये कुछ मैकेनिकल वर्क में भी इस एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि मसल में मूवमेंट, लोकोमोशन, पेरिस्टाल्सिस, इस टाइप के जो आपके क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसी एटीपी में मौजूद एनर्जी के द्वारा होता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैगुला, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, इन आपके नर्व इंपल्सेस में जो कंडक्शन होते हैं इसी एटीपी में मौजूद एनर्जी के द्वारा होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइट, ये सब कुछ जो है इसी एटीपी के अंदर जो आपका एनर्जी होता है इसके द्वारा आपका होता है। Mitochondria are able to make some of their own proteins, so they are regarded as semi एटोमस ऑर्गेनलेस, ठीक है, सेमी एटोनोमस ऑर्गेनलेस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इसके पास एबिलिटी होती है आपका अपना कुछ प्रोटीन के फॉर्मेशन करने का, अपना कुछ प्रोटीन के मेकिंग करने का। इसी कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलेस के नाम से भी जानते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलेस के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपका दो नाम हुआ, एक चूंकि इसके अंदर आपका क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी आपकी प्रोड्यूस किए जाते हैं और उस एनर्जी को हम लोग अपने केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस में या मैकेनिकल वर्क में क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी होती है अपना खुद का कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, जिसके कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा। ठीक है, चलिए आज हम लोग यानी ये जो पार्ट 10 है हमारा, इस पार्ट 10 में हम लोग इतना ही रखते हैं। यानी इसमें हम लोग 3 तरह के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा गोल्गी apparatus के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा लाइसोसोम्स के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो बाकी हैं। जैसे हमारा प्लास्टिड बाकी है, फिर आपको उसी में क्लोरोप्लास्ट आएगा, वैक्यूल्स है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा क्या है, बाकी है। तो इन सबको हम अपने आने वाले पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे हम लोग पार्ट 11 में अपने नेक्स्ट यानी प्लास्टिड को या वैक्यूल्स को पढ़ने के लिए, या उनको उनके साथ हम लोग अपना स्टडी आगे जारी करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।